जय श्री राधे फ्रेंड्स। आना अचानक पानी के नीचे जाने लगी। हाथ पैर मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आसपास कोई भी नहीं था जो उसके चिल्लाने पर आ सकता था। आयाना पानी में डूब रही थी, तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब सी चीज नजर आई। कई देर तक हाथ पैर मारने के बाद भी आयाना पानी से नहीं निकल पाती। उसका दम घुटने लगा था, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। तभी अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। एक दृश्य, बड़ी सी नदी है, समुद्र के गहरे पानी में एक छोटी सी बच्ची पानी में डूब रही, छटपटा रही है, हाथों को मारकर बाहर आने की कोशिश कर रही है। उसका दम घुट रहा था, उसे सांस नहीं आ रही थी और जान तो जैसे निकलने ही वाली थी। वह पानी की गहराई में जा रही थी। सूरज की रोशनी पानी की सतह पर चमक रही थी, लेकिन वह लाख कोशिश करने के बाद भी पानी की सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी। जब उसने लगभग नीचे जीने की उम्मीद बिल्कुल छोड़कर हार मान ली, तब एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा और उसने उस छोटी सी बच्ची के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और पानी से बाहर खींच लिया। आयाना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वह जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपनी आंखों के सामने एक चेहरा नजर आता है। उसे लगातार देख रहा था, हल्की सी टेंशन में। आर यू ऑल राइट? कबीर आयाना के पास बैठा होता है। आयाना फटाक से होश में आकर उठकर बैठ जाती है। वो देखती है कि वह पूरी तरह से भीग चुकी है, स्विमिंग पूल से बाहर है। आयाना को राहत की सांस आती है। वह कबीर को देखकर बोली, क्या तुमने मुझे बचाया? कबीर खड़ा होकर स्विमिंग पूल के पास जाता है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें तैरना नहीं आता। उसके बाद वो पानी में अपने पैर डालकर हाथों में ठंडी बियर की कैन लेकर उसे खोलकर पीने लगता है। आयाना समझ नहीं पा रही थी। वह देखती है कि कबीर के बाल, उसके कपड़े गीले हैं। इसका मतलब उसी ने अभी अभी स्विमिंग पूल से उसे बाहर निकाला है। क्या सच में इस इंसान ने उसे डूबने से बचाया है? फिर आयाना को उस पल की भी याद आती है, उस झलक की याद आती जो उसने अभी अभी देखा था। वह छोटी सी बच्ची जो पानी में डूब रही थी, किसी ने उसका हाथ पकड़ा, उसे पानी से बाहर निकाला था। आयाना यह नहीं समझ पा रही थी कि कौन थी वह छोटी सी बच्ची और किसने उसे बचाया और उसे यह सब कुछ क्यों दिखाई दिया। आयाना कबीर की तरफ देखती है जो पानी में पैर डालकर बैठा चुपचाप अपनी बियर को एंजॉय कर रहा था। वैसे तो वह कबीर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह उसके पास जाकर उसी की तरह पानी में पैर डालकर बैठ जाती है। हाँ, वो मुझे पानी की गहराई से डर लगता है। आयाना कबीर के साथ थोड़ा डिस्टेंस बनाकर बैठ जाती। कबीर ने आयाना की तरफ देखकर कहा, क्यों, क्या तुम कभी पानी में डूब गई थी? कबीर की बात सुनकर आयाना कुछ सोचने लगती है। पता नहीं, पर जब से मैंने होश संभाला है मुझे पानी की गहराई से बहुत डर लगता है। इसी कारण मैं तैरना भी नहीं सीख पाई। अभी अभी जब मैं पानी में डूब रही थी तो कुछ बहुत अजीब दिखाई दिया मुझे, कुछ ऐसा जो पता नहीं मुझे क्यों दिखा। कबीर आयाना की बात सुनकर अपने आईब्रोज ऊपर उठा लेता है। यमराज दिखाई दे गया क्या? कबीर की बात सुनकर आयाना अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। शट अप, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मारे बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाली। कबीर हल्का सा हंस देता है और फिर अपनी बियर को एंजॉय करने लगता है। वो एक बियर की कैन को आयाना की तरफ बढ़ा देता है। आयाना मना करते हुए बोली, नो थैंक्स, मैं नहीं पीती ये सब। कबीर ने कहा, पी लो, ठंड से कांप रही हो, उतर जाएगी। वैसे भी ये बियर है, बियर शराब नहीं होती। इस बात पर आयाना अपनी आंखों को रोल करते हुए बोली, तुम और तुम्हारे थर्ड क्लास लॉजिक, मुझे फिर भी नहीं पीनी। कबीर हल्के से अपने कंधा उठाकर कैन को वापस पीछे करने लगता है, पर तभी आयाना उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है। तुम इतनी जिद कर रहे हो तो थोड़ा सा पी ही लेती हूँ, वैसे भी मेरा गला सूख रहा है। यह बोलकर वह बियर को अपने हाथ में ले लेती है। आयाना की हरकत देख कबीर भी गहरी सांस लेकर तिरछा सा मुस्कुरा देता है। हाँ, तो क्या बोल रही थी तुम? क्या देखा तुमने कुछ देर पहले? आयाना बियर का एक छोटा सा घूंट लेते हुए बोली, मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची गहरे पानी में डूब रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर कोई उसकी मदद करने नहीं आया। उसका दम घुट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया हो, जैसे उसने उम्मीद छोड़ दी हो कि उसे कोई बचाएगा, क्योंकि उस लड़की की आंखों में डर और हार साफ दिखाई दे रही थी। कबीर आयाना की तरफ देखते हुए बोला, तो क्या तुम जानती हो उस लड़की को? आयाना ने फिर से कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता, और अगर जानती भी होती तो मुझे याद नहीं। जब वह लड़की ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी तब किसी ने उसे बचाया। एक हाथ जो पता नहीं कहां से आया उस लड़की के हाथों को थाम लिया। उसके बाद वह लड़की को गहराई से बाहर निकाल कर ले गया। इस बात पर कबीर ने हल्का सा अपना सर हिलाते हुए कहा, तो किसने बचाया? उसका चेहरा देखा तुमने? फिर से आयाना ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, नहीं, उसका चेहरा भी नहीं देख पाई, लेकिन वह हाथ छोटा सा था, शायद किसी बच्चे का था। उन दोनों को ही नहीं जानती थी मैं। समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब क्यों दिखाई दिया। कबीर ने बियर की एक घूंट लेते हुए कहा, क्या पता शायद जानते हो, आई मीन बड़ा होने के
बात कहाँ बचपन का सब कुछ याद रहता है। मे बी वो लड़की शायद बचपन में तुम्हारी दोस्त रही होगी। इस पर अयाना हल्का सा उदास होकर बोली, अगर जानती भी होती तो मुझे याद ही नहीं। सालों पहले मेरा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया था, मेरी याददाश्त चली गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं अपने बचपन के बारे में। कबीर चुपचाप से अयाना की तरफ देखता है। अयाना बियर की एक घूंट लेकर जब कबीर की तरफ देखती है तो पाती है कि वह उसे ही देख रहा है। वह एकदम से ऑकवर्ड होकर अपना गला साफ करती है। कबीर अपना मुंह घुमा लेता है और बियर पीना जारी रखता है। अयाना हिम्मत करके कबीर से बोली, कुछ पूछूं मैं तुमसे? कबीर बिना कोई परवाह करते हुए कहा, पूछो, वैसे भी मेरे मना करने से तुम रुकने कहाँ वाली हो। कबीर की बात सुनकर अयाना सड़ा सा मुंह बनाकर सोचती है, यह हमेशा इतना साइकाइट्रिस्ट वे में बात क्यों करता है, सीधे सीधे बात नहीं कर सकता। और इसके बाद वह कबीर से पूछती है, तुमने मुझे मना कर दिया था ना कि तुम मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानोगे, अलीशा को उसके भाई से नहीं मिलवाओगे, तो फिर तुमने उसकी बात क्यों करवाई? इस बात पर कबीर ने ज्यादा ना सोचते हुए जवाब दिया, मैंने सोचा तुम उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो, बेचारी के लिए मुझे ब्लोजॉब तक देने को तैयार हो गई, इतना तो मैं तुम पर एहसान कर ही सकता हूँ। उसके बाद कबीर हल्का सा अयाना के पास आकर बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो उस एहसान का बदला चुका सकती हो, मुझे एक फैंटास्टिक ब्लोजॉब देकर। कबीर के चेहरे पर नटखट शैतानी और हवस से भरे एक्सप्रेशन थे। कबीर की बात सुनकर अयाना की आंखें बड़ी हो गई और अगले ही पल वह सिकुड़ गई। यू बास्टर्ड, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अयाना गुस्से में वहां से उठकर चली गई। इस बात पर कबीर थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, अच्छा हैंड जॉब भी चलेगी, पर अयाना इरिटेट होकर भाग जाती है। कबीर हल्का सा हंस देता है। अयाना के चले जाने के बाद कबीर के चेहरे पर एकदम से सीरियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वह अयाना की कई बातों के बारे में सोचने लगता है। घर में शुभी अपना काम खत्म कर रही थी, वो घर का सारा काम अपने हाथों से ही कर रही थी और जरा भी आराम नहीं कर रही थी। मदन काका शुभी को इस तरह से काम करता हुआ देखकर हैरान थे। शुभी घर के किसी भी नौकर को कोई भी काम करने नहीं दे रही थी, वह सारा काम खुद कर रही थी। मदन काका शुभी से बोले, लाओ बिटिया मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। शुभी किचन का काम करते हुए मदन काका से कहा, नहीं काका उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी, आप आराम कीजिए। किसी को नहीं समझ में आ रहा थी कि अचानक शुभी को क्या हुआ। किसी को इस बात का पता भी नहीं था कि शुभी जब भी बहुत ज्यादा अपसेट या दुखी परेशान होती है तो वह अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे काम करती है, ज्यादा से ज्यादा, ताकि खुद को ज्यादा से ज्यादा बिजी रख सके। वह खुद भी नहीं जानती थी कि वह क्यों अपसेट थी, बस थी, इसलिए वह सुबह से ही घर के सारे काम में लगी हुई थी और किसी भी नौकर को हेल्प करने नहीं दे रही थी। मदन काका शुभी से बोले, बिटिया सारे काम तुम खुद कर रही हो, तुम्हें इतना काम करने की आदत नहीं है, तुम थक जाओगी, बहुत हो गया, बाकी सब हमें करने दो। शुभी ने सब्जियां काटते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है मदन काका, मैं बोल रही हूँ ना मैं कर लूंगी, प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और मेरा काम मुझे करने दीजिए, प्लीज आप जाइए यहाँ से। मदन काका एक गहरी सांस लेते हैं, वहां से चले जाते हैं। किचन में काम करते हुए शुभी अपने मन की बेचैनी को थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रही थी। सब्जियां काटते हुए चाकू की स्पीड बता रही थी कि उसके अंदर कितनी उथल पुथल मची हुई है। फिर एकदम से चाकू की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा तेज, और कुछ सेकंड के बाद उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। शुभी अपनी आंखें बंद कर लेती है और गहरी सांस लेती है। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल सन्नाटे में चुपचाप खड़ी थी। उसे याद आता है जब अगस्त ने अपनी सगाई के लिए एग्री किया था। गुस्से में और दर्द में अपनी मुट्ठियों को जोर से कसते हुए शुभी बड़बड़ाई, बहुत सही, जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, दे बोथ डिजर्व ईच अदर। थोड़ी देर में अगस्त बाथरूम से निकलता है, उसके बाद वह फटाक से अपने कपड़े पहन लेता है क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए इसी वक्त निकलना था। जब वह अपनी पैंट को पहनने के बाद अपनी शर्ट उठाता है तो देखता है कि शर्ट पीछे से जली हुई है, इतनी जली हुई है कि उसमें से अगस्त को अपना चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था उसके हार पर। यह देखकर अगस्त के चेहरे पर इरिटेशन से भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वह जोर से चिल्लाता है, शुभी। थोड़ी ही देर में शुभी कमरे के अंदर आती है। शुभी को देखकर अगस्त ने कहा, क्या तुमने मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे? शुभी ने कहा, मैंने ही किए हैं, बोलो क्या हुआ? अगस्त अपनी शर्ट को उठाकर शुभी को दिखाते हुए बोला, ऐसे कपड़े प्रेस करते हैं? शुभी, मुझे यह शर्ट पहननी थी, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, देखो क्या किया है तुमने। शुभी देखती है कि अगस्त की शर्ट पूरी जल गई थी, लेकिन उसे देखकर भी उसके चेहरे पर कोई गिल्ट से भरे एक्सप्रेशन नहीं आते, बल्कि वह इरिटेट होकर बोली, हाँ सॉरी, वह थोड़ी सी जल गई है। अगस्त शुभी से आर यू सीरियस टाइप के एक्सप्रेशन के साथ बोला, थोड़ी सी? यह पूरी जल गई है। शुभी, तुम्हें यह थोड़ी सी कहाँ से लग रही है? यह थोड़ी सी नहीं जली है, थोड़ी सी जलने से रह गई है, बाकी पूरी जल गई है। इस पर शुभी गुस्से से चिल्लाकर बोली, हाँ तो क्या हो गया, एक शर्ट ही तो जल गई है ना, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है जो तुम मुझ पे इतना उछल रहे हो, चिल्ला रहे हो? इसे पहन लो, ऊपर से सूट पहन लो।
किसे दिखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें तो बस मेरे सर पर चढ़कर नाचने से मतलब है। अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों से, कितने सारे कपड़े पड़े हैं तुम्हारे पास, कोई भी उठाकर पहन लो, सिंपल। लेकिन नहीं, महाराज को तो सिंपल चीज पसंद ही नहीं आती, उन्हें तो चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में मजा आने लगा है। तुम्हें जो पहनना है पहन कर जाओ, अगर कुछ नहीं पहनना तो नंगे चले जाओ, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, समझे? खबरदार, अगर दोबारा मुझे आवाज लगाकर बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बोलकर शुभी वहां से चली जाती। शुभी की बात सुनकर तो अगस्त का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके हाथ से शर्ट नीचे गिर जाती है। शुभी के जाते ही हाथ में जूस का गिलास लेकर मदन काका कमरे के अंदर आते हैं और अगस्त को ऐसा शॉकिंग स्टेट में देखते हैं। अगस्त मदन काका की तरफ देखकर बोला, इसने मुझे अभी अभी इतनी बुरी तरह से डांट दिया, व्हाट द रॉन्ग विथ हर, हो क्या गया है इसे? मदन काका एक गहरी सांस लेकर जूस का गिलास को टेबल पर रखते हुए बोले, पता नहीं, जब से वह आदमी और उसकी बेटी घर से आकर गए हैं तब से सुबह बिटिया बस इसी तरह से सबकी क्लास लगा रही है। वह तो किसी नौकर को काम भी नहीं करने दे रही, सारे घर के काम को अकेले ही किए जा रही है। मैंने कितना बोला कि थक जाओगी बेटा, हमको करने दो, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं। उसने तो हमें भी कई बार डांट दिया। अब शायद अगस्त समझ गया कि शुभी यह सब कुछ क्यों कर रही है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे वह बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। शायद फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या शायद तकलीफ। मदन काका के जाने के बाद अगस्त बिस्तर पर बैठ जाता है। उसने अनामिका से सगाई के लिए हाँ तो कर दी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसकी जिंदगी कैसे और क्या मोड़ लेने वाली। शुभी समायरा के पास आकर बैठ जाती है और उसके हाथ को पकड़कर वहां अपना सर रखकर लेट जाती है। वो खामोश रहती है। कुछ देर आंसू मुंह की एक एक बूंद आंखों से टपक जाती है और समायरा के हाथ पर गिर जाती है। सुबह थोड़ी दुखी सी आवाज में बोली, काश कोई टाइम मशीन होती और मैं पास्ट में जा पाती जहां हम सब बहुत खुश थे। बहुत याद आती है उस वक्त की। उसके बाद शुभी बिल्कुल खामोश होकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अपने सारे काम को खत्म करने के बाद अगस्त क्लब आता है। वहां पर आकर वह बार के पास आकर बैठ जाता है और अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। कुछ देर वहीं बैठकर वह शराब पीता है। अजीब सा खालीपन था उसके दिल में। ऐसा लग रहा था जैसे एक एक करके वह सब कुछ खोता जा रहा है और बिल्कुल अकेला पड़ता जा रहा है। तभी अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है। अगस्त पलटकर देखता है, उसके पीछे गौतम खड़ा हुआ था। गौतम को देखकर अगस्त उसके आसपास नजर मारता है, लेकिन गौतम के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। वह आगे चेहरा करके फिर से शराब पीने लगता है। गौतम अगस्त के बगल में आकर बैठ जाता है। अगस्त ने गौतम से कहा, वो नहीं आया तुम्हारे साथ? गौतम ने खुद भी एक गिलास शराब लेते हुए कहा, नहीं, बॉस को कुछ जरूरी काम है। तो अगस्त शराब की एक घूंट लेता है। गौतम अगस्त की तरफ देखकर बोला, समायरा की हालत अब कैसी? अगस्त ने बस हल्के से अपनी गर्दन हिला दी, ठीक है। उसके बाद दोनों कुछ पल के लिए खामोश बैठे रहते हैं। अगस्त की तरफ देखकर गौतम ने हिचकिचाते हुए ही सही लेकिन थोड़ी हिम्मत करके कहा, क्या तुम अब भी बॉस से नाराज हो? इस बात पर अगस्त सिर्फ इतना जवाब देता है, नाराजगी, गुस्सा, नफरत बदला सिर्फ यही रह गया कि मेरी जिंदगी में जिसे भी सीने से लगाया उसी ने पीठ पर छुरा घोंप दिया। गौतम ये सुनकर चुप हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी जा सकती थी। गौतम अगस्त से बोला, वो फिक्र करते हैं तुम दोनों की, आखिर तुम लोग फैमिली हो उनकी। अगस्त ने एक कड़वी सी मुस्कान के साथ कहा, फैमिली को मरते हुए छोड़कर खुद की जान बचाकर भागा नहीं जाता। उसके आगे तो गौतम कुछ नहीं बोल पाता। अगस्त शराब का गिलास खाली करता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। वह देखता है कि तो शुभी उसे कॉल कर रही थी। वह कॉल उठाता है तो सामने से शुभी की हड़बड़ाई हुई आवाज सुनाई देती, हेलो हेलो अगस्त, समायरा को कुछ हो गया है, प्लीज जल्दी आओ। अगस्त भागकर घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर घोर टेंशन और घबराहट थी। उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। जब तक वह घर नहीं पहुंचा तब तक ना जाने कैसे कैसे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। समायरा को कुछ हो गया, यह बोलकर शुभी ने कॉल कट कर दिया और आगे कुछ नहीं बताया। तब से लेकर अगस्त की बेचैनी हर सेकंड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। भागता हुआ अगस्त घर में एंट्री करता है और जोर से चिल्लाता है, समायरा, शुभी। वो देखता है कि शुभी और मदन काका वहीं हॉल में है। अगस्त को देखकर वह दोनों तुरंत सोफे से खड़े हो जाते। उनके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा टेंशन और घबराहट दिखाई दे रही थी। अगस्त शुभी के पास आकर बहुत हड़बड़ाई हुई आवाज में बोला, क्या हुआ समायरा को? वह ठीक तो है ना? शुभी अगस्त से बोली। वो अगस्त एक्चुअली समायरा वो बहुत हकलाने लगी। अगस्त शुभी और मदन काका से बोला, आप लोग कुछ बोलो, क्या हुआ है समायरा को? वह ठीक तो है ना? मदन काका ने हिम्मत करके कहा, अगस्त बेटा, समायरा को होश आ गया है। वह सुनकर अगस्त चौंक जाता है। क्या? अचानक उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, बदन में थरथराहट दौड़ जाती है और
कुछ ऐसी जबरदस्त फीलिंग उसे आती है जिसे वह कंट्रोल ही नहीं कर पाता। क्या सच में मेरी 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 सैम को होश आ गया है? सुबी अगस्त से बोली। हाँ, उसे होश आ गया है, लेकिन सुबी इतना बोलकर चुप हो जाती है। उसका यह लेकिन अचानक अगस्त की खुशी और एक्साइटमेंट पर रोक लगा देता है, उसे बहुत कंफ्यूज कर देता है और डरा देता है। लेकिन क्या? शुभी अगस्त से बोली। वो कमरे में है, तुम खुद ही देख लो। अगस्त से शुभी की बात का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन अचानक उसे घबराहट सी होने लगी। वह समायरा के कमरे की तरफ बढ़ता है। शुभी और मदन काका अगस्त के साथ जाते हैं। जैसे तैसे कांपते हुए हाथों से अगस्त दरवाजा खोलता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका बदन ऊपर से नीचे तक थरथरा रहा था। आखिर क्या हुआ होगा समायरा को? वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो देखता है कि जिस बिस्तर पर हमेशा समायरा लेटी रहती है वहां पर कोई नहीं है। अगस्त के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती है। धीरे धीरे उसके कदम आगे बढ़ते हैं। जल्दी ही वह बिस्तर के और करीब और उसकी दूसरी तरफ बढ़ता है, जहां से उसे एक सर हिलता हुआ दिखाई देता है। हर बढ़ते कदम के साथ उसकी बेचैनी और उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। जैसे ही वह एकदम से बिस्तर से दूसरी तरफ आकर खड़ा होता है, अपनी बहन को देखता है, उसकी तो एकदम से सांस ही रुक जाती है। गौतम गाड़ी में बैठा ड्राइव कर रहा था और बंगले पर जा रहा था। उसकी आंखों में हल्की उदासी और खामोशी थी, जो अक्सर रहती थी। कुछ देर अंधेरी सी सड़क पर चुपचाप ड्राइव करने के बाद उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है। वह तुरंत अपने ख्यालों से निकलकर उसकी तरफ फोकस करता है। उसके बंगले से एक जीप गुजर रही थी। उस जीप में बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे, जवान लड़के जो चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, शराब पी रहे थे और गाड़ी को बड़े अजीब तरीके से भगा रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा गौतम का ध्यान उनकी तरफ नजर खींचने वाली जो एक चीज थी, उस जीप में से लगातार एक लड़की के चिल्लाने की आवाज, बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, हेल्प। जैसे ही गौतम उस जीप में से एक बेबस लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनता है, वो अपनी आंखों को सुकेड़ लेता है। उसे अंदाजा हो गया था कि ये लड़के किसी के साथ कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखने के बाद भला गौतम शांत कैसे रह सकता था? उसने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज की और जल्द ही वह गाड़ी उन लड़कों की जीप के ठीक आगे एकदम से जाकर रुक गई। अचानक से अपनी जीप के सामने आई हुई इस बड़ी सी गाड़ी को देखकर वह लड़के अपनी जीप को तुरंत ब्रेक लगा देते हैं, इससे पहले कि उनकी जीप इस बड़ी लग्जरियस गाड़ी से टकरा पाती। सब लोग कंफ्यूज होकर उस गाड़ी को देखते हैं। एक तो गुस्से में चिल्लाकर बोला, कौन है बे? जान प्यारी नहीं है क्या तुम्हें? उन लड़कों के बीच में फंसकर बैठी हुई एक खूबसूरत सी लड़की के चिल्लाने की आवाज एकदम से बंद हो जाती है और उस लड़की की आंसुओं से भरी हुई दो आंखें बहुत उम्मीद भरी नजरों से उस गाड़ी की तरफ देखती हैं। तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और गौतम अपने डार्क ऑरा के साथ गाड़ी से बाहर निकलता है। गौतम अपनी आंखों को बहुत डार्क करके उस गाड़ी और उसमें बैठे बदतमीज लड़कों को देखता है। जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो गौतम से बोला, तुम्हारा दिमाग तुम घर पर भूल आए हो क्या? अपनी जान की फिक्र नहीं है तुम्हें, जो अचानक अपनी गाड़ी को हमारी गाड़ी के सामने ले आए? तभी अभी के अभी हटो यहाँ से, अगर अपने पैरों पर चलकर घर जाना चाहते हो तो। गौतम उन लड़कों को देखते हुए सिर्फ एक ही लाइन बोला, लड़की को बाहर निकालो। गौतम की बात सुनकर सब कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कौन है यह आदमी और ऐसे कैसे आकर इन लोगों को ऑर्डर दे रहा है, वो भी इतने सारे लोगों को। एक अकेला गाड़ी के पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ लड़का गौतम से बोला, कौन है बे तू? हमारे पास जो लड़की है, क्या वो तेरी बहन या तेरी घरवाली है जो तुझे इतनी चिंता हो रही है? चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना ये बोलकर वो आदमी एक खंजर गौतम के आंखों के सामने लेकर आता है। वह सोच रहा था कि खंजर देखकर गौतम डर जाएगा और गाड़ी लेकर वहां से दुम दबाकर भाग जाएगा, पर वह यह नहीं जानता था कि गौतम क्या चीज है। वो कबीर का सिक्योरिटी हेड है। इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद हर सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग उसने खुद ही दी है। वह एक ना एक सिर्फ बहुत अच्छा फाइटर है। उसकी मार्शल आर्ट, उसकी बॉक्सिंग, उसकी शूटिंग, हर चीज बेस्ट है। तो इन चिलगोजों से डर कर पीछे हटने वाला वो नहीं है। एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड होकर भी वह किसी कमांडो से कम नहीं है, बल्कि उनसे ज्यादा है। इसलिए तो कबीर के बंगले का हर सिक्योरिटी गार्ड गौतम को अपना आइडियल मानता है। उन लड़कों की हरकत देखकर गौतम समझ गया था कि ये लोग शांति से मानने वाले नहीं, इनकी हड्डियां मसाला मांग रही हैं। तो चलो क्यों ना इनकी हड्डियों को मसाला भर के फ्राई किया जाए। वह अपनी जैकेट को उतारकर गाड़ी के अंदर रख देता है। उसके बाद शर्ट की बाजू के बटन खोलकर उसे थोड़ा फोल्ड करके ऊपर करने लगता है। पैंट से अपनी शर्ट को निकाल लेता है। इसको इस तरह से करता हुआ देखकर वह सारे लड़के कंफ्यूज थे। साथ ही साथ वह समझ गए थे कि सामने वाला इंसान उन्हें फाइट के लिए इनवाइट कर रहा है। कुछ लड़के जीप से उतर जाते हैं, तो तू यहाँ पर अपनी हड्डियां तुड़वाना चाहता है? ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो यही सही। गाड़ी में बैठी हुई वह
लड़की सहमी अपनी घबराई हुई सी आंखों से गौतम को देख रही थी। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। गौतम काफी डार्क आंखों से उन सब की तरफ देखता है और अपनी उंगली उठाकर उन्हें आगे जाकर अटैक करने का इशारा करता है। गौतम की इस हरकत से वह लोग बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। ये साला ऐसे नहीं मानेगा, ये बोलकर एक लड़का हाथ में खंजर लेकर गौतम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर इससे पहले कि वह खंजर गौतम के पेट में घुस पाता, गाड़ी में बैठी लड़की को अचानक उसकी चिंता हो जाती है। गौतम उस चाकू को हवा के बीच ही पकड़ लेता है। उसके बाद उस लड़के के हाथ को वह इतनी जोर से पकड़ता है कि उस लड़के के माथे पर पसीना आ जाता है। वहां पर खड़े सारे लड़के कंफ्यूजन में देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जिसका हाथ पकड़ा गया था सिर्फ वही जानता था कि वह किस दर्द से गुजर रहा है। एक झटके में गौतम उस लड़के के हाथ को पूरी तरीके से मोड़ देता है, जिससे इतनी जोर की आवाज आती है। पता चलता है कि उसका हाथ कंधे के ऊपर से उतर गया है, टूट गया है। दर्द से चिल्लाता हुआ वह लड़का उसके हाथ से खंजर छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वह लड़का भी घुटनों के बल गिर जाता है। अचानक गौतम की इस हरकत से सारे लड़के चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब उन्हें थोड़ी घबराहट होने लगती है, पर वह हिम्मत करके एक साथ गौतम पर अटैक कर देते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है जो उन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गौतम एक एक की ऐसी धुनाई करता है, उन लोगों को नानी याद आ जाती है। गौतम का एक एक मुक्का उनकी अतड़ियों को अंदर से ही तोड़ देता है। उनके दर्द से चिल्लाने की आवाज शांत एनवायरनमेंट में गूंजने लगती है। गाड़ी में अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, एक जो ड्राइवर सीट पर बैठा था, दूसरा जिसने लड़की को पकड़ रखा था। उनके माथे पर भी अब पसीना आ गया था। 5 मिनट के अंदर ही सारे लड़कों को जमीन पर धूल चटाकर गौतम ने बाकी बचे 2 लड़कों की तरफ बहुत ही खतरनाक आंखों से देखा। उन लोगों का गला सूख जाता है और वे अपना सलाइवा गटक लेते हैं। उन्हें अपनी जान प्यारी थी। जो उनके 8-10 दोस्तों को एक साथ धूल चटा सकता है, उसके लिए वह 2 कौन सी बड़ी बात थे। वह गाड़ी से उतरते हैं और अपने कदमों को पीछे लेने लगते हैं। गौतम धीरे धीरे अपने कदमों को उनकी तरफ बढ़ाता है, पर वह दोनों डर के मारे वहां से उल्टे पैर रफू चक्कर हो जाते हैं। उनके चले जाने के बाद गौतम गाड़ी के पास आता है, उस लड़की को देखता है। वह देखता है कि एक बहुत ही छोटी सी बच्ची, तकरीबन 18 से 19 साल की, बहुत ही ज्यादा डरी सहमी सीट पर दुपक कर बैठी थी। छोटी सी उम्र की वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। गोरा गोरा सा रंग, गुलाबी गुलाबी से होठ, पतला सा शरीर, इतनी डरी सहमी एक मासूम सी गुड़िया की तरह लग रही थी। गौतम अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, चिंता मत करो, अब तुम खतरे से बाहर हो। नीचे आओ। कुछ सेकंड तक वह लड़की गौतम को ही देखती रहती है। उसके बाद हिम्मत करके वह अपना हाथ उठाकर गौतम के हाथ में रख देती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे गौतम पर भरोसा हो गया था कि वह यहाँ उसकी मदद करने के लिए आया। जब वह लड़की गौतम के हाथ में अपना हाथ रखती है तो गौतम महसूस करता है कि उस लड़की के हाथ कांप रहे हैं। शायद वह कुछ ज्यादा ही डरी हुई है। गौतम उसे गाड़ी से नीचे उतारता है। वो लोग काफी सुनसान रास्ते पर थे, आसपास जंगल में थे और किसी दूसरे इंसान का तो नामो निशान नहीं था। गौतम उस लड़की से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर पहुंचा देता हूँ। सर झुकाए हुए लड़की हल्की से अपनी गर्दन हिलाती। उसके बाद गौतम के साथ उस गाड़ी की तरफ चली जाती है। वह देखती है कि सारे लड़के जमीन पर दर्द से तड़प रहे हैं, कहरा रहे थे। कुछ देर पहले जो शराब की 4 घूंट मारकर एक डरी हुई मासूम सी बच्ची को अपने आगोश में पकड़कर खुद को मर्द समझ रहे थे, अभी जब असली मर्द से उनकी टक्कर हुई तो उन्हें छठी का दूध याद आ गया था। वो गाड़ी में बैठती है और गौतम गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। वो लड़की काफी डरी हुई लग रही थी। गौतम उसकी तरफ देखता है। अब वह अभी भी सर झुकाकर बैठी हुई थी और उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसे इतना डरा हुआ देखकर गौतम उसे हौसला देते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं है, तुम अब सुरक्षित हो। गौतम की बात सुनकर कुछ हद तक उस लड़की का डर कम हो जाता है और वह कांपना बंद कर देती है। गौतम ड्राइव करते हुए उस लड़की से बोला, कहाँ से उठाकर लेके गए थे तुम्हें ये लोग? क्या इन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया है? वह लड़की कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं देती। गौतम एक गहरी सांस लेकर बोला, देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वह लोग पीछे छूट गए हैं, अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ से आई हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। तभी अचानक वह लड़की हड़बड़ाकर बोली, नहीं, घर पर नहीं, मुझे घर नहीं जाना। अचानक उस लड़की की बात सुनकर गौतम बहुत कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है। घर नहीं जाना मतलब? क्यों, तुम्हें घर क्यों नहीं जाना? घर का नाम सुनकर तो वो लड़की और भी ज्यादा घबरा जाती है। वह लड़की फिर से कांपने लगती है, लड़की रोने लगती है। अचानक उसे इस तरह रोता हुआ देखकर गौतम भी थोड़ा पैनिक हो जाता है। जाओ, मैं घर पे नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें, प्लीज तुम चुप हो जाओ, मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना। यह बोलकर वह ओके ओके आई एम सॉरी, तुम रो मत, प्लीज शांत हो जाओ। गौतम के ऐसा करने पर वह लड़की कुछ हद तक शांत हो जाती है। गौतम समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की घर जाने से मना क्यों कर रही है। गौतम उस लड़की से बोला, सब ठीक तो है ना? इज एवरीथिंग ओके?
तुम्हें घर क्यों नहीं जाना? वह लड़की गौतम की तरफ देखकर बोली, क्योंकि घर पर मेरे भैया भाभी हैं। यह सुनकर गौतम कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें इतना रोने की कौन सी बात है? तुम्हारी फैमिली ही तो है। उस लड़की ने रोते हुए ना में अपना सर हिला दिया। वो मेरी फैमिली नहीं, उन लोगों ने मुझे इन लड़कों को बेच दिया था। क्या? उस लड़की की बात सुनकर गौतम इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि गाड़ी के ब्रेक लगा देता है और डिसबिलीफ के साथ उसे देखता है। क्या क्या कहा तुमने? हिम्मत करते हुए वो लड़की अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मेरे भैया और भाभी ने मुझे इन लड़कों को बेच दिया था थोड़े से पैसों के लिए। मुझे घर नहीं जाना, वह मेरा घर नहीं है। अगर मैं घर गई तो वह लोग फिर से मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। वह मुझे मारेंगे, पीटेंगे और फिर ऐसे ही किसी को बेच देंगे। यह सुनकर तो गौतम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तुम्हारी अपनी फैमिली ने तुम्हें बेचा है? लेकिन क्यों? वह लड़की बहुत उतरे हुए मुंह से बोली, क्योंकि उन लोगों को मेरा उनके साथ रहना पसंद नहीं था। मेरी भाभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उन्होंने भैया को कहा कि वह मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती। फिर उन्होंने भैया को भड़काया कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ और फिर उन लोगों ने मुझे यह बोलकर लड़की जोर जोर से रोने लगी। अचानक उस लड़की को रोता हुआ देख गौतम ने काफी बुरा लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे चुप कराए। अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ। गौतम गाड़ी में पड़ी अपनी पानी की बोतल उठाकर उस लड़की को देता है। वो लड़की पानी लेकर रोते हुए पानी पीने लगती है। अब गौतम को टेंशन हो गई थी कि अब वह उसका क्या करे। फिर वो उस लड़की से बोला, तो फिर अब क्या? अब कहाँ जाओगी तुम? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है यहाँ पर जिसके पास तुम जा सको? वह लड़की बोतल बंद करते हुए ना में अपना सर हिला देती, नहीं, आप बस मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी कहीं ना कहीं। उस लड़की की बात सुनकर गौतम बोला, इतने बड़े शहर में तुम्हारा अपना कोई भी नहीं? कहाँ पर जाओगी तुम? अभी अभी तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ वह सब दोबारा हो सकता है। तुम अकेले सेफ नहीं हो। उस लड़की ने गौतम से कहा, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, कोई और जगह नहीं है जहां मैं जा सकूं। जब मेरे अपनों ने ही मुझे बेच दिया तो किसी और से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। इस लड़की ने तो गौतम को काफी दुविधा में डाल दिया था। यह बात तो डेफिनेटली थी कि वह उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ के जा सकता था। दिखने में लड़की की उम्र काफी कम लग रही थी। 18-19 साल की लड़की इतनी छोटी सी बच्ची का फायदा उठाने के लिए तो दरिंदे टूट पड़ेंगे इसके ऊपर, और बेचारी खुद को बचा भी नहीं पाएगी। इसे यहाँ अकेले छोड़ना ठीक नहीं। गौतम को काफी गुस्सा आ रहा था इस लड़की के भैया और भाभी पर। आखिर कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है? अपनी ही बहन को कोई कैसे बेच सकता है? एक अगस्त है, अपनी बहन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, और एक इस लड़की के भाई। कितना फर्क है दोनों में। गौतम उस लड़की की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपना सर उठाकर गौतम की तरफ देखते हुए कहा, नम्रत। गौतम ने निम्रत से कहा, निम्रत, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? गौतम की बात सुनकर नम्रत थोड़ा चौंक जाती है। आपके साथ? वह काफी कंफ्यूज लग रही थी। उसने गौतम से यह सवाल बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। गौतम ने हल्का सा अपना सर हिलाकर कहा, हाँ मेरे साथ, डरो मत, कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वह लड़की कुछ जवाब नहीं दे पाती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह सोचने लग जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वह सोचती है, अगर वह गौतम के साथ नहीं गई तो कहाँ जाएगी? गौतम की बात बिल्कुल सही थी। जो आज उसके साथ हुआ वह कभी भी हो सकता है, और हर बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी कि कोई ना कोई उसे आकर बचा ले। यह रिस्क तो उसे लेना ही होगा, और वैसे भी गौतम उसे अच्छा इंसान लग रहा था, इसलिए वह मान जाती है। ठीक है। गौतम हल्का सा सर हिला देता है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके वहां से दोनों निकल जाते हैं। अगस्त जमीन पर दुपक कर बैठी हुई समायरा को गौर से बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशन के साथ देखता है, जहां पर अपनी बहन को देखकर उसका दिल खुला नहीं समा रहा था। वहीं उसे समायरा का बिहेव बहुत अजीब लग रहा था। समायरा किसी बच्चे की तरह, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा कोने में दुबक कर बैठ जाता है, वैसी डरी हुई वह जब नजर उठाकर अगस्त को देखती है तो वह और भी ज्यादा दुबक जाती है। अगस्त शुभी और मदन काका की तरफ देखता है। शुभी हल्का सा झुकते हुए बोली, समायरा ये अगस्त है, तुम्हारा भाई, तुम्हें याद है ना? समायरा एक छोटे बच्चे की तरह अपने होठों को बाहर निकालकर अपने आप को अपनी ही बाहों में सुकेड़ लेती है और ना में सर हिला देती है। समायरा का जवाब सुनकर अगस्त चौंक जाता है। समायरा की आंखें आंसू से भर जाती है और वह किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए कहती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। समायरा के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकलते अगस्त तो दंग रह जाता है। सुबह समायरा से बोली, समायरा हम ही तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा परिवार, ये तुम्हारा भाई है और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। क्या तुम्हें हमारे बीच में कुछ भी याद नहीं?
समायरा जोर जोर से रोने लगती है। कौन हो तुम लोग? मुझे मेरी मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मी पापा के पास जाना है। वह ऐसे ही रो रही थी जैसे कोई 5 से 6 साल की छोटी बच्ची हो। अगस्त्य को समझते देर नहीं लगी कि समायरा होश में आने के बाद एक छोटे बच्चे जैसी हो गई है। उसका दिमाग एक 5-6 साल के बच्चे के जितना हो गया। वह हैरान था, शौक था। 2 कदम पीछे हो जाता है। उसकी आंखें अब भी बड़ी थी और धड़कनें और भी तेज हो गई थी। शुभी अगस्त की तरफ देखते हुए बोली, समायरा हम सबको भूल चुकी है। जब से होश में आई है बस एक ही रट लगाए हुए है, उसने अपने मम्मी पापा के पास जाना है। वह हमसे किसी को नहीं पहचान रही। पता नहीं इसे क्या हो गया। अब हम क्या करें अगस्त? मदन काका की आंखें भर आती हैं। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। हमारी फूल सी बच्ची को इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? अगस्त एकदम से धड़ाम से सोफे पर बैठ जाता है। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जिस समायरा के होश में आने का वह दिन रात दुआएं मांगता था, उसे होश में देखने के लिए शुभी इतनी ज्यादा बेचैन थी। वह समायरा होश में आई तो किस हालत में? लेकिन यह सब कैसे? कुछ देर बाद समायरा एक चेयर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में खिलौने थे, चॉकलेट थी जिससे वह खेल रही थी। सामने बैठा हुआ डॉक्टर समायरा से बोला, समायरा बेटा अपनी जीभ बाहर निकालो। समायरा अपना मुंह खोलकर जीभ बाहर निकाल लेती है। डॉक्टर कुछ चेक करते, उसके बाद वह समायरा की आंखों में लाइट मारकर चेक करते। थोड़ी और चेकिंग के बाद वह उसकी रिपोर्ट्स भी चेक करते हैं। सामने वाली कुर्सी पर शुभी और अगस्त काफी टेंशन में बैठे हुए थे। वह लोग समायरा को देख रहे थे जो अपने हाथ में लिए हुए खिलौने और चॉकलेट्स के साथ खेल रही थी, चॉकलेट्स खा रही थी और बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से समायरा को संभाला। वह तो बहुत ज्यादा रोने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसे खिलौने और चॉकलेट्स का लालच देकर चुप कराया और उसे अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर का चेकअप कंप्लीट होने के बाद अगस्त बहुत डेस्परेशन के में भरी आवाज में बोला, डॉक्टर मेरी बहन को क्या हुआ है? कितनी मुश्किल से इसे होश आया है और अब यह कैसे बच्चों जैसा बिहेव कर रही है? डॉक्टर ने अगस्त की तरफ देखकर कहा, देखिए मिस्टर राव, आपकी टेंशन को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। समायरा के साथ जब वह हादसा हुआ तब वह फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा ब्रेक हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसके सर पर भी काफी गहरी चोट आई थी जिस वजह से उसे कोमा में ही रहना पड़ा। ऐसे में होश में आने के बाद ऐसे ही कोई एनॉर्मल हरकतें हमने एक्सपेक्ट की थी। आपकी बहन का दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा हो गया है। वह अपने बचपन में चली गई है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन इसे आप दोनों बिल्कुल भी याद नहीं हो और ना ही अपनी जवानी की कोई भी चीज, कोई भी इंसान उसे याद है। शुभी बहुत भारी दिल से डॉक्टर से बोली, समायरा ऐसे कब तक रहेगी डॉक्टर? वह ठीक कब होगी? ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए काफी सीरियस आवाज में कहा, सच कहूं तो यह भी हो मैं नहीं जानता। यह सुनकर तो शुभी और अगस्त दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, होने को तो समायरा की हालत कुछ घंटों में भी बिल्कुल ठीक हो सकती है, ना होने को शायद कुछ साल भी लग जाए या शायद जिंदगी भर भी ऐसी ही रहे। यह सुनकर तो अगस्त के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक ही जाती है। वह एक बेजान सी लाश की तरह कुर्सी से लग जाता है। ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? शुभी की आंखें भी आंसू से भर जाती हैं। डॉक्टर ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, देखिए हौसला रखिए। मैं जानता हूँ यह वक्त आप लोगों के लिए और समायरा के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हौसला तो रखना होगा ना। आप कोशिश कीजिए कि समायरा को ज्यादा से ज्यादा खुश रख सकें। उसकी दवाइयाँ, उसका खाना पीना, फिजिकल एक्टिविटी पर अच्छे से ध्यान देना और हाँ, जबरदस्ती से कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत करना क्योंकि इसके अंजाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। उसका दिमाग इस वक्त उस हमले के हालत में नहीं कि थोड़ा भी प्रेशर बर्दाश्त कर सके, तो प्लीज जरा ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद सब लोग घर पर आते हैं। समायरा नींद में झूल रही थी। अगस्त ने समायरा को पकड़ रखा था। उसे सोता हुआ देख अगस्त उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अपनी बहन की इस हालत को देखकर अगस्त का कलेजा फटा जा रहा था। कहाँ वो बंदरिया की तरह हंसती खेलती उछलती कूदती रहती थी, कहाँ अब ये उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जिस बहन के पैरों में अगस्त ने कभी धूल तक लगने नहीं दी थी, वो बहन आज उसके सामने इतनी तकलीफों भरे, इतने कांटों से गुजर रही है और वह कुछ कर भी नहीं पा रहा। अपने आप को बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रहा है। शुभी भी अगस्त की हालत को अच्छे से समझ रही थी क्योंकि उसका कलेजा भी फट रहा था। उन दोनों ने ही नहीं सोचा था कि समायरा जब होश में आएगी तो उन्हें इस सिचुएशन का सामना भी करना पड़ेगा। शुभी तो हर पल समायरा के होश में आने की दुआ मांगती थी ताकि जब होश में आ जाए सारी गलतफहमियां दूर हो जाए और वह अपने मुंह से अगस्त को बताए कि उसका रेप पीयूष ने नहीं किया। उसका
भाई बेगुनाह साबित हो जाए, रिश्तों के बीच कड़वाहट कुछ कम हो जाए। लेकिन अब तो चीज और भी ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। उसे बहुत हिम्मत रखने की जरूरत है। कमरे में अगस्त समायरा को बिस्तर पर सुला देता है। उसने अपने टॉयज को हक करके रखा हुआ था, जिन्हें वह छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगस्त उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और प्यार से उसके पास बैठकर उसके सर को सहलाने लगता है। सुबह समायरा के पैरों की तरफ बैठ जाती है। अगस्त की आंखों के दर्द भरे इमोशन को देखकर शुभी को भी बुरा लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस दौर से गुजरना पड़ेगा। उसकी हालत तो पहले ही इतनी खराब थी, अब तो यह हमें भी पता नहीं पहचान पा रही है या नहीं। क्या लिखा है इसकी किस्मतें। अगस्त बहुत भारी दिल के साथ बोला। शुभी ने अगस्त से कहा, सब ठीक हो जाएगा। हमें तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि कम से कम हमारी शैम कोमा से तो बाहर आई। अब कम से कम वह हमारे साथ तो है, एक जिंदा लाश तो नहीं है। अगस्त की आंखें भर आती हैं। एक भाई होने के नाते हमेशा अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। एक बहुत बहुत बुरा भाई है। शुभी अगस्त को संभालना चाहती थी, कहना चाहती थी कि नहीं, वो बुरा भाई नहीं है। अपनी बहन के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिया, वो सब कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वह बुरा कैसे हो सकता है। वह कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठी रहती है। अगस्त उठकर वहां से चला जाता है। रात को गौतम निमृत को लेकर बंगले में पहुंचता है। कबीर फिलहाल के लिए बंगले में मौजूद नहीं था, तो वो निमृत को लेकर अंदर आता है। निमृत कंफ्यूजन में पूरे बंगले पर नजर मारती है। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बंगला पहली बार देखा था, शायद इसलिए वह थोड़ी हैरान थी। इतना आलीशान बंगला देखकर गौतम निमृत की तरफ देखकर बोला, आज के बाद तुम यहीं पर रहोगी। यह सुनकर निमृत चौंक जाती है। क्या, मैं यहाँ पर? गौतम ने हल्का सा अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ यहीं पर। निमृत हैरान थी, बहुत ज्यादा हैरान। उसने कभी सपने में भी इतने बड़े बंगले का ख्वाब नहीं देखा था। आज सीधा उसे यहाँ पर रहने को मिल रहा है, तो वाकई में उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह गौतम की तरफ देखकर बोली, क्या यह आपका बंगला है? क्या आप यहीं पर रहते हैं? गौतम ने हल्का सा सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ ये मेरे बॉस का बंगला है और मैं यहाँ पर उनके साथ ही रहता हूँ। यह सुनकर निमृत थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। बॉस? मैं कुछ समझी नहीं। गौतम ने कहा, मेरे बॉस कबीर डोगरा, यह उनका बंगला है। मैं उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हूँ, हमेशा उनके साथ रहता हूँ। यह सुनकर कुछ सेकंड के लिए तो निमृत थोड़ी हैरान थी, फिर वह तुरंत ही नॉर्मल हो जाती है। आयाना सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी क्योंकि अलीशा आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी, तो वह उसके लिए किचन में आइसक्रीम लेने के लिए जा रही थी। तभी वह देखती है कि गौतम बंगले में किसी लड़की के साथ आया है। यह देखकर वह अपनी आंखें हल्का सा सिकोड़ लेती है। वह देखती है कि गौतम के बगल में एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है, दोनों बातें कर रहे हैं। वह उतरकर नीचे हॉल में आती है तो गौतम की नजर आयना पर पड़ती है। निमृत भी आयना को देखती है। आयना उन दोनों को कंफ्यूजन में देख रही थी। वह वहां आकर गौतम से बोली, गौतम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो तुम, और ये लड़की कौन है? आयना निमृत की तरफ देखती है जो चुपचाप खड़ी हुई थी। गौतम ने आयना से कहा, ये हमारी मेहमान है, आज के बाद यहीं पर रहेगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप इसे अपने साथ रख सकती हैं? थोड़ी डरी हुई है। यह सुनकर आयना कंफ्यूज हो जाती है और एक बार फिर से निमृत की तरफ देखती है, जो बेचारा सा मुंह बनाकर चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी, डरी हुई। लेकिन क्यों? और यह कौन है? मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। क्या ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? डोंट टेल मी गौतम, क्या यह तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आयना के इतना बोलते ही निमृत और गौतम दोनों चौंक जाते हैं। गौतम एकदम से ऑकवर्ड हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह तुरंत अपने आप को डिफेंस करता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सुनकर आयना और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। गौतम अपना गला साफ करते हुए बोला, एक्चुअली बात यह है कि यह लड़की मुझे रास्ते में मिली। उसके बाद गौतम आयना को सारी बात बताता है कि वह कैसे निमृत को गुंडों से बचाकर लेकर आया। उसे घर नहीं जाना था, इसलिए वैसे यहाँ पर लेकर आया क्योंकि वह उसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। सारी बात बताने के बाद आयना हैरान थी। ओ माय गॉड, ऐसी भी फैमिली होती है? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद आयना निमृत का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। निमृत के एक्सप्रेशन अब हल्के से नॉर्मल हो जाते हैं, वरना वह थोड़ा डर गई थी। आयना मुस्कुराकर निमृत से बोली, तुम मेरे साथ रहना, मेरे और अलीशा के कमरे में, ठीक है? उसके बाद आयना गौतम की तरफ देखते हुए बोली, इसे तो मैं रख लूंगी, लेकिन उस डेविल को कौन समझाएगा? डेविल का नाम सुनकर अचानक निमृत हैरान और कंफ्यूज हो जाती है। डेविल? मतलब इस बंगले में डेविल भी रहते हैं? निमृत के मासूम सी बात सुनकर आयना अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, हाँ रहता है एक डेविल। गौतम आयना से बोला, बॉस को मैं संभाल लूंगा, आप प्लीज इसे कुछ खिला दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसे काफी भूख लगी। निमृत तुरंत बोल पड़ी, हाँ मुझे वाकई में बहुत ज्यादा भूख लगी है। यह बोलकर वह बेचारा सा मुंह बना लेती है।
आयाना हल्का सा हंस देती है। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। इसके बाद वह निमृत को लेकर किचन में चली जाती है। गौतम भी एक गहरी सांस लेता है, अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करता है और बाहर की तरफ सिक्योरिटी चेकिंग के लिए चला जाता है। किचन में आने के बाद आयाना निमृत के लिए खाने की प्लेट लगाकर उसे दे देती है। उस वक्त भी किचन में काफी सारे नौकर काम कर रहे थे, साफ सफाई वगैरह का। इस घर में नौकर भी कभी आराम करते हैं या नहीं पता नहीं। आयना को तो आज तक समझ में नहीं आया। वह खाने की प्लेट को निमृत को दे देती है। निमृत वहां पर बैठकर फटाफट खाना खाने लगती है, क्योंकि उसे वाकई में बहुत जबरदस्त भूख लगी हुई थी। आयना निमृत से बोली, अरे आराम से खाओ, गले में अटक जाएगा। आयना की बात सुनकर निमृत अपनी स्पीड को थोड़ा धीरे कर देती है और फिर आराम से खाना खाने लगती है। उसे देखकर आयना समझ सकती थी कि वह वाकई में काफी भूखी है। डिस्कस्टिंग, किसी के भाई भाभी उसे बेच कैसे सकते हैं, और वह भी इतनी मासूम सी बच्ची को। सच में शर्म नाम की चीज भी नहीं है इस दुनिया में। खाना खत्म करने के बाद आयना सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती है और निमृत को लेकर कमरे में चली जाती है, जहां पर अलीशा इंतजार कर रही थी। आयना के आते ही अलीशा ने कहा, आयना दीदी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आप कहाँ रह गई थी। तभी वह देखती है कि आयना के बगल में एक लड़की खड़ी है। उसे देखकर अलीशा कंफ्यूज होकर बोली, यह कौन है। आयना ने मुस्कुराकर आइसक्रीम को वहां पर रखते हुए कहा, यह हमारी नई रूम पार्टनर है निमृत। आज के बाद यह हमारे साथ ही हमारे कमरे में रहेगी। उसके बाद आयना निमृत की तरफ देखकर बोली, निमृत, मेरा नाम आयना है और यह अलीशा, हम दोनों इसी कमरे में रहते हैं। उसके बाद आयना आइसक्रीम अलीशा को देती है। निमृत पूरे कमरे को देखती है, बोली, आपका कमरा बहुत अच्छा है, आपका घर भी बहुत अच्छा है, काफी बड़ा है। आयना ने निमृत को आइसक्रीम देते हुए कहा, यह घर हमारा नहीं है। यह सुनकर निमृत थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। आपका नहीं है मतलब क्या आप लोग भी यहाँ पर मेहमान हो। आयना ने बिस्तर पर बैठते हुए जवाब दिया, नहीं, मेहमान नहीं, तुम हमें कैदी बोल सकती हो। यह सुनकर निमृत थोड़ा हैरान हो जाती है और थोड़ी घबरा जाती है। कैदी मतलब उसे समझ में नहीं है। आयना अपनी आंखों को रोल करती हुई बोली, क्योंकि यहाँ पर हमें डेविल ने कैद करके रखा है। यह सुनकर निमृत की आंखें बड़ी हो जाती है। क्या आप लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है? इसका क्या मतलब? मुझे भी। आयना घबराई हुई निमृत को देखकर बोली, रिलैक्स, हमारा केस अलग है। तुम्हें यहाँ पर गौतम लेकर आया है अपनी जिम्मेदारी पर, एंड ट्रस्ट मी, इस घर में अगर सबसे ज्यादा भरोसे के लायक कोई है ना तो गौतम है। हाँ, थोड़ा अंधभक्त है उस डेविल का, लेकिन अच्छा इंसान है। तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निमृत बिस्तर पर बैठते हुए आयना से बोली, दीदी, यह डेविल कौन है? आप उसका नाम बार बार ले रही हैं, क्या वह सच में कोई डेविल है या फिर उसका नाम डेविल है? आयना अपनी आइसक्रीम खाते हुए बोली, कुछ भी समझ लो। बाय द वे, वो इस बंगले का मालिक है, कबीर डोगरा। हम लोग उसे बड़ी ही नफरत के साथ डेविल बुलाते हैं, क्योंकि वह वाकई में एक डेविल है। हाँ, कभी उसके सामने आ जाओ तो उससे बचकर रहना, वह बहुत खतरनाक है। आयना के यह मुंह से यह बात सुनकर निमृत को काफी घबराहट होने लगती है। अब उसे बिना देखे ही डेविल से डर लगने लगा था। क्या होगा अगर वह डेविल के सामने आ गई तो? क्या करेगा डेविल उसके साथ? अलीशा निमृत से बोली, अरे आप डरो मत, वह आपको कुछ नहीं करेंगे, वह बहुत अच्छे हैं। आइसक्रीम खत्म करने के बाद तीनों बैठकर बातें करते हैं। आयना और अलीशा निमृत से काफी सारे बातें करते हैं। उसके साथ निमृत काफी कंफर्टेबल हो जाती है। उसके बाद वह तीनों सो जाते हैं एक ही बिस्तर पर। अगली सुबह कबीर बंगले में एंट्री करता है। वह अपने फोन में कुछ चेक करता हुआ अंदर की तरफ आ रहा था, तभी अचानक वह किसी से टकरा जाता है। आई एम सॉरी। तभी वह देखता है कि एक अनजान सा चेहरा, एक लड़की वहां पर मौजूद है, और वह अपनी आंखों को सिकुड़ लेता है। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? कबीर बहुत कड़क आवाज में बोला। निमृत कबीर को देखकर काफी घबरा जाता है। मैं यहाँ पर गौतम लेकर आए हैं, यहाँ पर रखने के लिए। आयना जब निमृत को कबीर के पास खड़ा देखती है तो वह भागकर मदद करने के लिए आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे थोड़ी पीछे कर लेती है। वह कबीर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, इसे गौतम यहाँ पर लेकर आया है, उसने कहा है कि यह आज के बाद हमारे साथ ही रहेगी। इस बात पर कबीर गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोला, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी इजाजत के बगैर वो मेरे घर में किसी को भी उठाकर कैसे लेकर आ सकता है? उसके बाद कबीर जोर से चिल्लाता है, गौतम यहाँ आओ। गौतम तभी भागता हुआ कबीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जी बॉस। कबीर गौतम से बोला, क्या इस लड़की को तुम यहाँ पर लेकर आए थे? गौतम हाँ में सर हिला देता है। जी बॉस। वह अपना सर झुकाकर खड़ा था। कबीर गुस्से में बोला, किसने कहा था तुमसे इसे यहाँ पर लेके आने के लिए? क्या तुमने मेरी इजाजत ली? तुम्हें पता है ना कि मेरी इजाजत के बगैर बंगले में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम किसी इंसान को कैसे उठाकर ला सकते हो? गौतम कबीर से बोला, लेकिन बॉस,
कबीर अपना हाथ उठा लेता है और गौतम को वहीं पर चुप रहने का इशारा करता है। कबीर की गुस्से भरी आंखें और उसके हाथ को देखकर गौतम आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। आयना हैरान होकर गौतम को देखती है। ऐसे चुपचाप क्या खड़े हो तुम गौतम? तुम इसे लेकर आए थे ना अपनी जिम्मेदारी पर, अब जवाब दो इस डेविल को। कबीर अपनी कड़क डार्क आंखों से निमृत की तरफ देखकर बोला, मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर घुसने वालों का क्या अंजाम होता है यह मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद कबीर अपने कुछ आदमियों को इशारा करता है। उसके कुछ आदमी भागकर वहां पर आते हैं। निमृत डर के आयना के पीछे छुप जाती है और आयना भी उसे कवर कर लेती है। वह भी काफी हैरान हो जाती है और उसे निमृत की काफी टेंशन होने लगती है। कबीर उन लोगों से बोला, ले जाओ इस लड़की को मैदान में और बांध दो एक पेड़ के साथ। यह सुनकर आयना की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कबीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कबीर आयना का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। निमृत जोर से चिल्लाने लगती है जब वह लोग उसे पकड़कर ले जा रहे थे। आयना दीदी हेल्प मी, आयना दीदी प्लीज हेल्प मी। आयना गुस्से में गौतम की तरफ देखकर चिल्लाकर बोली, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं ना गौतम? मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी। तुम खुद इस लड़की को यहाँ पर लेकर आए इसे बचाने के लिए। अब तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। गौतम अपना सर झुकाकर बोला, मैं अपने बॉस के आगे कुछ नहीं बोल सकता। उनका हुक्म मेले पत्थर की लकीर है। यह सुनकर कबीर के होठों पर भी शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वेरी गुड गौतम, तब अब जाओ उस लड़की को खत्म कर दो। यह सुनकर आयना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। नहीं नहीं कबीर, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आयना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन कबीर ने उसके हाथों को कस के पकड़ा हुआ था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम उसे नहीं मारोगे। गौतम अपनी गन निकालता है और उसे लोड करता है। आयना शॉक और डिसबिलीफ के साथ गौतम को देखती है। गौतम नहीं, गौतम नहीं, गौतम तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। गौतम आयना की तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे बॉस जो कहेंगे मैं वही करूंगा। गौतम मैदान की तरफ चलकर जाता है। कबीर भी आयना को मैदान की तरफ लेकर जाता है। चलो ये नजारा तुम अपनी आंखों से देखो। आयना छुड़ाने की कोशिश करती है, वह निमृत को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर उसका हाथ जोर से पकड़कर रखता है और उसे जाने नहीं देता। मैदान में आयना को पेड़ के साथ बंधी हुई निमृत दिखाई देती है, जो रो रही थी, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। आयना गुस्से से चिल्ला रही थी, उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब बेकार। गौतम अपना हाथ ऊपर उठाता है जिसमें गन पकड़ी हुई थी और उसे निमृत पर पॉइंट कर देता है। गौतम नहीं, गौतम तुम ऐसा नहीं कर सकते। गौतम नहीं। देखते ही देखते गौतम फटाक से फायर कर देता है और गोली निमृत के सर के बीचों बीच जाकर लगती है। आयना जोर से चिल्ला पड़ती है, नहीं। तभी अचानक हाफती हुई आयना नींद से जाग जाती है। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। वह तुरंत रियलाइज करती है वह तो सिर्फ सपना देख रही थी। यह देखकर उसे राहत की सांस आती है। वह जैसे ही बगल में हाथ रखती है तो पाती है कि अलीशा तो सो रही है, लेकिन निमृत वहां पर मौजूद नहीं है। अचानक उसे अपने बगल में ना देखकर आयना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह फटाक से अपने स्लीपर पहनती है और भाग कर नीचे जाती है। वह सीढ़ियों के पास पहुंचती है, तभी अचानक उसकी धड़कनें रुक सी जाती हैं। जब वह नीचे निमृत को अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ पाती है, वह भी डेविल कबीर के सामने। वह फटाफट भागकर नीचे आती है और निमृत को पकड़कर एकदम से पीछे कर कबीर से गुस्से से डांटने लगती है, खबरदार कबीर, मैंने तुम्हें जान से मार डालूंगी अगर तुमने इसके साथ कुछ भी गलत किया तो। दूर रहो तुम इससे। अचानक आयना की हरकत देखकर कबीर कंफ्यूज हो जाता है। तभी गौतम वहां पर आता है। गौतम को देखकर कबीर ने कहा, ये लड़की कौन है गौतम? गौतम ने कबीर को जवाब दिया, वो बॉस, ये मेरी मेहमान है। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं इसे यहाँ पर रख सकता हूँ और इसका अरेंजमेंट कहीं और पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही वह होगा मैं इसे शिफ्ट कर दूंगा। तब तक के लिए क्या ये यहाँ पर रह सकती है? आयना निमृत को अपने पीछे छुपा लेती है। उसे अपने सपने को याद करके बहुत डर लग रहा था। तभी अचानक वह कुछ ऐसा सुनती है जिससे वह शॉक हो जाती है। कबीर गौतम से बोला, हाँ तो ठीक है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हारी मेहमान है तो मुझे कौन सी प्रॉब्लम होगी? यह बोलकर कबीर काफी कंफ्यूजन भरी नजरों से आयना की तरफ देखता वहां से चला जाता है। अचानक यह सब कुछ क्या हुआ, यह सोचकर आयना भी हैरान थी। डेविल इतनी जल्दी कैसे मान गया? आयना को समझ में नहीं आ रहा था कि कबीर इतनी आसानी से कैसे मान गया। गौतम उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? आयना तुरंत होश में आते हुए बोली, हाँ सब ठीक है गौतम, बस हल्का सा सर हिलाते हुए एक बार निमृत की तरफ देखता है और फिर वहां से चला जाता है। आयना सोच में पड़ी हुई थी। निमृत आयना से बोली, क्या वही ये डेविल है जिसके बारे में आप बात कर रही थी? आयना ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ यही है। क्या इसने तुमसे कुछ कहा? निमृत कुछ
सोचते हुए कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा। बस उसने मुझसे कहा कि हु आर यू ब्यूटीफुल। यह सब सुनकर अयाना अचानक अपनी आंखें सिकुड़ लेती। ब्यूटीफुल? क्या उसने इसे ब्यूटीफुल कहा? एक बार फिर से अयाना अपनी खाली दुनिया में चली जाती है। निमृत कबीर के सामने हाथ जोड़ रही थी। नहीं प्लीज, नहीं, मुझसे दूर रहो प्लीज, मुझे टच मत करना। कबीर काफी हवस भरी नजरों से अपनी दाढ़ी वाली जगह पर हाथ मसलते हुए निमृत के को ऊपर से नीचे तक देखता है। इतनी खूबसूरत माल को आखिर ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं बिना छुए? वाकई में क्या खूबसूरती है तुम्हारी। मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। अब मुझसे और सब नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी जवानी के इस रस को पीना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। यह बोलकर कबीर अपने कपड़े निकालने लगता है। निमृत घबराकर पीछे हटने लगती है। कबीर कमरे का दरवाजा बंद कर देता। तभी अचानक अयाना भागकर दरवाजा पीटने लगती है। कबीर, कबीर, उसके साथ कुछ मत करना। कबीर, दरवाजा खोलो। कबीर, मैंने कहा दरवाजा खोलो। तभी अचानक उसके अंदर से निमृत के चीखने की आवाज आती है। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अयाना दीदी बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। अयाना जोर जोर से दरवाजे को लात मारती है। कबीर, मैंने कहा छोड़ो उसे, उसे हाथ मत लगाना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। अयाना कबीर को देखती है। कबीर ने शर्ट नहीं पहन रखी थी। उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वह अपने मंसूबों में कामयाब हो पाया। आज तो मजा आ गया। उसके बाद वो अयाना कबीर का जोर से गला पकड़ लेती। कमीने, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी अचानक अयाना होश में आती है। जब निमृत उसे पुकारती, अयाना दीदी क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? अयाना फिर से रियलाइज करती है कि वह फालतू का कोई ड्रीम देख रही थी। वह निमृत की तरफ देखते हुए बोली, देखो तुम ना हमेशा मेरे साथ रहना, ठीक है? उस टेबल के कमरे में तो बिल्कुल मत जाना, वह बहुत खतरनाक है, उसके सामने आने की कोई जरूरत नहीं। निमृत अयाना की बात सुनकर हल्का सा अपना सर हिला देती। उसके बाद अयाना एक गहरी सांस लेकर बोली, चलो अब यहाँ से चलते हैं। उसके बाद वह निमृत को लेकर चली जाती है। समायरा अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में उसकी डॉल थी जिसके साथ वह खेल रही थी। आगस्त कमरे में एंट्री करता है। समायरा अपनी नजर उठाकर आगस्त की तरफ देखती है और अपने डॉल को अपने सीने से ऐसे चिपका लेती है जैसे उसे डर लग रहा हो यह आदमी उससे छीन कर ले जाएगा। मैं अपनी डॉल नहीं दूंगी। आगस्त समायरा से बोला, नहीं मैं तुम्हारी डॉल लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। समायरा यह सुनकर कंफ्यूजन में बोली, क्या? तभी आगस्त घर के एक नौकर को अंदर आने को कहता है। समायरा की आंखें एक्साइटमेंट और खुशी में चमक जाती है। वह उस नौकर के हाथ में एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर देखती है। ओ माई गॉड, इतना बड़ा टेडी बियर, यह कितना सुंदर है। समायरा फटाक से अपने बिस्तर से खड़ी हो जाती है, भाग कर जाती है और उस टेडी बियर को अपनी गोद में ले लेती है। यह तो मेरे जितना बड़ा है, थैंक यू। समायरा आगस्त को थैंक यू बोलती है। आगस्त हल्का सा मुस्कुरा देता है। वह समायरा के पास आकर बोला, मैंने तुम्हें इतना बड़ा टेडी गिफ्ट किया है तो क्या तुम मुझे तुम मेरी दोस्त बनोगी? इस पर समायरा कुछ सोचते बोली, हाँ ठीक है। अगस्त ये सुनकर मुस्कुरा देता है। अपनी बहन को इस हालत में देखकर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह अब क्या ही कर सकता था। उन लोगों को उम्मीद थी कि समायरा होश में आएगी तो शायद वह सब बता पाएगी कि उसके साथ क्या हुआ, किसने किया, क्या पीयूष ने ही किया या नहीं। हर दिन उन लोगों को समायरा के होश में आने का बेसब्री से इंतजार था, पर होश में आने के बाद भी उन लोगों को क्या ही मिला। समायरा की ऐसी हालत हो गई कि वह खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी। अपने गुनहगारों को तो कैसे ही पहचानेगी। टू बी कंटिन्यू। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हर हर महादेव दोस्तों।